सही है, चलें फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो माय नेम इज़ बासित हुसैन एंड आई एम अ मर्न स्टैक डेवलपर हैविंग मोर देन 2 years एक्सपीरियंस। और बेसिकली मैंने कोलेब्रेशन की FC कंप्यूटर कॉलेजिएट के साथ, और जो कि आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगी। सही है, तो चले फिर स्टार्ट करते हैं कि हम इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और आगे जाके ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। तो हम बेसिकली यहाँ पे अगर हम कोर्स की बात करते तो फुल स्टैक वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट बूट कैंप है हमारा, और इसके अंदर मैंने बेसिकली 5 मॉड्यूल्स अपने डिज़ाइन किए हैं। सही है, तो 5 मॉड्यूल्स में ये होगा कि पहले आप फ्रंट एंड के बारे में देखेंगे, HTML CSS के बारे में। देन मॉड्यूल बी में हम जावास्क्रिप्ट, और मॉड्यूल सी में सर्वरलेस आर्किटेक्चर, जो कि बेसिकली आप react.js के ज़रिए आप अपनी फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद है हमारे पास मॉड्यूल डी जो कि सर्वर साइड आर्किटेक्चर है। देन हमारे पास मॉड्यूल ई है जो कि आपका रिएक्ट नेटिव, जो कि आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे काम करेंगे। तो हमारे पास ये कुछ मॉड्यूल्स, हमने 5 मॉड्यूल्स डिज़ाइन किए हुए हैं। और अगर आप बेसिकली इसमें से एक एक मॉड्यूल भी मतलब कि करते हैं, और वो बेसिकली मॉड्यूल ए करने के बाद आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आप एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर कहलाएंगे। देन अगर आप मॉड्यूल बी करते हैं तो आप फायरबेस के थ्रू आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, तो आप अपनी एक कंप्लीट वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। देन हमारे पास है मॉड्यूल सी, जिसके अंदर हम अपनी वेब एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग react.js, और इसके अंदर भी हम फायरबेस के ज़रिए ही हम अपना डेटाबेस जो है कनेक्ट करवा सकते हैं। और मॉड्यूल डी है हमारे पास सर्वर साइड आर्किटेक्चर, जो कि हम क्लाउड पे अपना जो भी डेटा है वो सेव करवाएंगे, ये सारी चीज़ें। और देन मॉड्यूल ई है जो कि मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। देन मैं फिर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर मॉड्यूल के बारे में बताऊंगा, और उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताऊंगा। देन उसकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और अगर आप फ्रीलांसिंग करियर चूज़ करते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। कोर्स का नेम फुल स्टैक वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट बूट कैंप क्यों रखा गया, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली मैं आपको जो पढ़ाऊँगा वो सारे प्रोजेक्ट पे ही काम करवाऊँगा, और वो आगे जाके अपने पोर्टफोलियो पे आप अपना जो है काम दिखा सकते हैं आगे जाके। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके चलूँगा, बिल्कुल बेसिक से। देन मैं आपको बेसिक के बाद आपको एक एडवांस लेवल पे लेके आऊँगा, और ये सारी चीज़ें जिस पे हम अपना काम करेंगे। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे सवाल पूछा कि सर हम मोबाइल एप्लीकेशन पढ़ेंगे इसके अंदर, लेकिन हम मोबाइल एप्लीकेशन में किस तरीके से हम मोबाइल एप्लीकेशन अपने डेवलप करेंगे यूजिंग, अगर हम एंड्रॉयड पढ़ते हैं तो हम एंड्रॉयड की ही एप्लीकेशन बनाएंगे। अगर हम स्विफ्ट लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हम सिर्फ जो लैंग्वेज iOS की एप्लीकेशन बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि आपको रिएक्ट नेटिव एक हमारे पास फ्रेमवर्क है, जो कि जिसके ज़रिए आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशंस नेटिव मोबाइल एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं। अब नेटिव मोबाइल एप्लीकेशंस का मकसद क्या है, आप एक दफ़ा कोड करते हो और वही कोड आप एप्पल स्टोर पे भी अपलोड करोगे, वही कोड आप गूगल प्ले पे भी अपलोड करोगे। तो ये सारी चीज़ें। देन इसके बाद इसकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। अर्न एज अ फ्रीलांसर आप $5,000 to $10,000 पर मंथ कमा सकते हैं आफ्टर द कोर्स। ये सारी चीज़ें कब होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर प्रैक्टिस करेंगे देन आप $10,000 पर मंथ कमा सकते हैं। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, बहुत से लोग मजाक समझ रहे होंगे कि यार $10,000 भी पर मंथ कमाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल कमाए जा सकते हैं, सही है। तो मैं आपको पहले 1 by 1 आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मॉड्यूल। देन उसके बाद आपकी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो फिर हम काइंडली फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा विजन क्या है, हमारा मकसद क्या है, बेसिकली हमारा मकसद ये है कि आपको प्रोडक्टिव बनाना, ठीक है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान बेसिकली थर्ड मोस्ट पॉपुलर कंट्री है इन दी ग्लोबल फ्रीलांसिंग। और यहाँ पे बेसिकली
आपके पास अगर आप फ्रीलांसिंग करियर चूज़ करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ्रीलांसिंग की। और अगर आपके पास लोकल क्लाइंट्स तो आप लोकल क्लाइंट्स के ज़रिए भी काम कर सकते हैं। और अगर आप फ्रीलांसिंग के ज़रिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग के ज़रिए भी आप काम कर सकते हैं। तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ आपके पास हैं, लेकिन शर्त क्या है, आपको काम आना चाहिए। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यार आप $10,000 पर मंथ कब कमा सकते हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। और प्रैक्टिस किस तरीके से होगी? सबसे पहला सवाल ये होता है कि सर हम प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे? तो यार प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वही आप असाइनमेंट्स टाइम पे मुझे दोगे, अपनी क्रिएटिविटी दिखाओगे उसके अंदर। और उससे अगर मतलब कि असाइनमेंट्स के तौर पर मतलब असाइनमेंट पे ही नहीं रहना आपको, आपको एक्स्ट्रा काम भी करना है। अगर आपको आगे बढ़ना है ना तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दूँ एक, आपने पिकासो पेंटर हैं एक बहुत मशहूर, आपने इनकी कहानी सुनी होगी कि एक लड़की इनके पास जाती है और इनसे मिलती हैं और बोलती हैं कि सर आप तो बहुत बड़े मशहूर पेंटर हैं और मुझे जो है आप काइंडली मुझे एक स्केच बना के दे दें। और वो 30 सेकेंड्स में उनको पिकासो पेंटर जो है उनको स्केच बना के दे देते हैं। और वो बोलते हैं कि ये आपकी पेंटिंग है और इसकी जो डिमांड है, इसकी जो कॉस्ट है वो 50 लाख है। वो लड़की हंसती है, बोलती है आपने 30 सेकंड में पेंटिंग बनाई और इसकी डिमांड 50 लाख रुपए। तो उसको यकीन नहीं आता यार कि 50 लाख रुपए 30 सेकंड की पेंटिंग के भी हो सकते हैं। उसने मालूम करवाया कि आगे जाके कि यार ये पेंटिंग पिकासो की और ये 50 लाख रुपए की है इसकी डिमांड। उन्होंने बोला कि हाँ मैडम ये 50 लाख की पेंटिंग है। तो उनको वहाँ पे जाके यकीन आया। देन वो एग्जीबिशंस में, डिफरेंट एग्जीबिशंस में जाके पिकासो पेंटर को ढूंढ रही और एट द एंड उनको पिकासो पेंटर जो है वो मिल जाते हैं। और वहाँ पे वो बोलती हैं कि आपने जो मुझे पेंटिंग बना के दी थी वो 50 लाख की है। तो उनको पता था कि हाँ ये 50 लाख की है। और उन्होंने बोला कि यार ये मुझे आप सिखा सकते हैं। तो उन्होंने एक रिप्लाई दिया और वो ये रिप्लाई दिया कि ये जो 30 सेकंड की जो मैं पेंटिंग बना रहा हूँ जिसकी डिमांड 50 लाख है, उसके पीछे 30 साल की मेरी प्रैक्टिस है, मेहनत है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे आप कामयाब नहीं हो सकते। तो प्रैक्टिस आपको लाजमी करनी है। कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ मैं तो उसकी आपको प्रैक्टिस लाजमी करनी है अगर आपको आगे जाके अपना फ्यूचर ब्राइट करना है तो। सही है। देन आगे आते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास एक बहुत मशहूर स्टोरी है, आपने सुनी होगी, कैरोली टेकेक्स जीता। देन उसके बाद इसने ओलंपिक के लिए पार्टिसिपेशन के लिए उसने तैयारी की। देन ओलंपिक नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो गया था। और फिर इसने वहाँ पे भी हार नहीं मानी। अगर हम होते तो हम बोलते यार चलो इवेंट ख़त्म हो गया, अब दोबारा आएगा तो तब देखेंगे। लेकिन इन्होंने प्रैक्टिस जारी रखी। नेक्स्ट ओलंपिक आया, वहाँ पे उनको पार्टिसिपेट करना था, लेकिन नेक्स्ट ओलंपिक भी नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उसमें भी वर्ल्ड वॉर चल रहा था। देन हमारा इनका जो है थर्ड ओलंपिक आया, उन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। कहानी यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, इन्होंने एक और गोल्ड मेडल जीता नेक्स्ट ओलंपिक में। तो अगर आप आगे कुछ करना चाहते हैं तो बेसिकली आप क्या करेंगे, आप गिव अप नहीं करें। बहुत से लोग कोडिंग देख के ना भाग जाते हैं, यार नहीं होता हमसे, हमें समझ नहीं आता। मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने बैठा हूँ, समझाने बैठा हूँ, तो आप मुझसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछें। जितने आप मुझसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं पूछें, मैं आपको आंसर्स दूंगा। लेकिन शर्त ये है कि आप मुझे टाइम पे असाइनमेंट देंगे। हर मतलब कि जो मैं आपको काम करवा रहा हूँ आप वो टाइम पे करके दें मुझे। अगर नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे और फिर आप क्लास के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते। देन हम आगे आते हैं। हमारा मॉड्यूल 1 है और मॉड्यूल 1 में बेसिकली हमारे पास 3 मंथ्स का एक मॉड्यूल होगा। सही है। और इसके अंदर हम बेसिक प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपका प्रोग्रामिंग से कोई बैकग्राउंड नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैं आपको यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा एंड लॉजिक बिल्डिंग सिखाऊंगा। देन इसके बाद हम HTML5 के बारे में पढ़ेंगे। देन CSS3 इंक्लूडिंग ग्रिड एंड फ्लेक्सबॉक्स। और ग्रिड और फ्लेक्सबॉक्स हमें इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है ताकि हम आगे इन दोनों के ज़रिए आगे जाके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बना सकें। देन हमारा सेस
जो कि हमारा CSS का प्री प्रोसेसर है। प्री प्रोसेसर का क्या मतलब है, आप काम करोगे सेस पर और वो CSS3 की फाइल वर्चुअल मशीन खुद ही बिल्ड कर देगा। जब मैं आपको ये करवाऊंगा सेस तो आपको सारी चीज़ें इस पर क्लियर हो जाएंगी कि CSS3 ऑटोमेटिक उसकी फाइल किस तरीके से क्रिएट होती है। आप काम CSS पे करोगे, सॉरी सेस पे करोगे, लेकिन वो ऑटोमेटिक जो है CSS के अंदर फाइल आपका जो भी आपने कोड किया होगा सेस के अंदर, वो CSS3 के अंदर सेव कराता रहेगा। देन इसके बाद आपके पास जो है यहाँ पे फोटोशॉप आएगा, देन इलस्ट्रेटर, देन बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। देन हम यहाँ पे गूगल फायरबेस के बारे में पढ़ेंगे। गूगल फायरबेस में हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि आप अपनी वेबसाइट किस तरीके से होस्ट कर सकते हैं और लाइव कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और गिट एंड गिटहब के बारे में पढ़ेंगे। गिटहब के जरिए आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। गिटहब पे आप अपना डेटा जो है अपना डेटा स्टोर करवा सकते हैं और अपनी जो हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, बड़ा प्रोजेक्ट फ्रंट एंड का, वो आप डिप्लॉय करेंगे, अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे नेटलीफाई पर और यूजिंग गिटहब। और यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स आपको दिख रहे होंगे कि फ्रंट एंड के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अंदर हम एनिमेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा मैं इसके अंदर बेसिकली 3 प्रोजेक्ट्स आपको करवाऊंगा, 3 बड़े लाइव प्रोजेक्ट्स आपको करवाऊंगा जिसकी डिमांड आगे जाके आप अपनी पोर्टफोलियो में दिखा सकते हो। और देन एट द एंड आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा और वो प्रोजेक्ट आपको दिखाना होगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि मॉड्यूल 2 के होंगे, जिन्होंने मॉड्यूल 1 पढ़ लिया है और वो मॉड्यूल 2 पढ़ना चाहते हैं, सही है। और मॉड्यूल 1 के लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रिड एंड फ्लेक्सबॉक्स पढ़ के आइएगा। अगर आप मॉड्यूल 2 पढ़ना चाहते हैं तो काइंडली आप ग्रिड एंड फ्लेक्सबॉक्स काइंडली पढ़ के आएँ। और इसके अलावा आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपने मॉड्यूल 1 3 मंथ्स में अपना कंप्लीट कर लिया, देन आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास, आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। पहला पॉइंट, आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम कर सकते हैं। देन उसके बाद आप जो है फ्रंट एंड वेब डेवलपर बन सकते हैं। देन आप गिटहब मैनेज कर सकते हैं, अपने जो गिटहब का जो कोड है वो आप मैनेज कर सकते हैं। देन इसके बाद आप जो है अपना गूगल फायरबेस पे अपनी जो वेबसाइट है उसको होस्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जिसको आप जो है मॉड्यूल 1 के बाद आप एज अ 25 to 30,000 की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको गाइड करता रहूँगा कि किस तरीके से आपको मॉड्यूल 1 करना है और जॉब के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है और पोर्टफोलियो किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो बनाना है। अच्छा, बहुत से बच्चों को पोर्टफोलियो के बारे में नहीं पता। देखें, पोर्टफोलियो वो चीज़ होती है जिसपे आप अपने प्रोजेक्ट सिखाते हो और वो प्रोजेक्ट्स आपकी वेबसाइट पे होते हैं और उस वेबसाइट का लिंक आप जो है किसी कंपनी को या किसी क्लाइंट को देते हो जो आप जिससे आप जो आपको प्रोजेक्ट देता है, सही है। तो ये सारी चीज़ें आप मॉड्यूल 1 में कवर करोगे। अच्छा, मॉड्यूल 1 से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बता दें, तो मैं वो आपको यहाँ पे हाँ, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 की क्लासेस बिल्कुल अलग होंगी। मॉड्यूल 1 की टाइमिंग अलग है और मॉड्यूल 2 की टाइमिंग यहाँ पे अलग है, ठीक है। और जो ओरिएंटेशन क्लास थी वो एक ही रखी थी, क्योंकि मॉड्यूल 1 इस वजह से मुझे बताना था कि मॉड्यूल 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। उनको HTML आनी चाहिए, उनको CSS3 आनी चाहिए। CSS3 में आपके पास क्या क्या, इंक्लूडिंग ग्रिड एंड फ्लेक्सबॉक्स, ये 2 चीज़ें आप पढ़ के आइएगा, ग्रिड एंड फ्लेक्सबॉक्स। देन अगर आपको जावास्क्रिप्ट बेसिक आती है तो बेहतरीन, अगर नहीं आती तो देन मैं आपको सिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा जावास्क्रिप्ट। देन हम मॉड्यूल 2 पे आते हैं और मॉड्यूल 2 में बेसिकली आप जो है जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे और जावास्क्रिप्ट जो है आपकी क्लोजर्स एंड स्कोप्स के बारे में आप पढ़ेंगे। देन इसके बाद जो है आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर बात कर रहा हूँ कि यार ये स्कोप्स एंड क्लोजर्स की, तो स्कोप्स एंड क्लोजर्स क्या हैं? सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्कोप्स एंड क्लोजर्स क्या हैं। बेसिकली स्कोप्स का जो कॉन्सेप्ट आया था वो ES6 के अंदर आया था, ठीक है। और क्लोजर्स बेसिकली उसके इनर फंक्शन के स्कोप्स होते हैं जो कि आप वहाँ पे बताते हो। लेट एंड कॉस्ट का एक अपना स्कोप होता है, वार का एक ग्लोबल स्कोप होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जब हम मॉड्यूल 2 को डीप में पढ़ेंगे।
देन हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में पढ़ेंगे, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करते हुए हम इस जावास्क्रिप्ट की जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है इसको मतलब कि इसको फॉलो करते हुए हम पढ़ेंगे। देन मॉडर्न जैसे ES6 ES7, अच्छा ES5 आपकी आई थी बेसिकली 2009 में, देन ES6 आई जो कि 2015 में लॉन्च हुई, देन इसके बाद ES7, देन ES8, और हमें मतलब कि ES के जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं ES6 ES7 ES8 के, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और देन हमारे पास एक एसिंक प्रोग्रामिंग है जो कि एक होती सिंक्रोनस, एक होती एसिंक्रोनस। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम एसिंक प्रोग्रामिंग विद जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से काम करती है। बेसिकली एसिंक प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये इनका मकसद एसिंक प्रोग्रामिंग ये होता है कि बेसिकली अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई यूज़र काम कर रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, और वो एक फॉर एग्जांपल नाश्ता बना रहा है, ठीक है, और नाश्ता बनाते हुए उसको पहले चाय बनानी है, देन चाय बनाने के बाद वो पराठा बनाएगा, देन पराठा बनाने के बाद वो अपना ऑमलेट बनाएगा, ये सारी चीज़ें, तो ये स्टेप बाय स्टेप लेके चलेगा। ये हो गया आपको सिंक्रोनस। और एसिंक प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आप मल्टीपल टास्क एक दफ़ा कर सकते हो, आप मल्टीपल टास्क एक दफ़ा कर सकते हो, ठीक है, एसिंक प्रोग्रामिंग। तो एसिंक आप मल्टीपल टास्क एट अ टाइम कर सकते हो, लेकिन सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, आप वन बाय वन आप कोड रीड करोगे और उसके हिसाब से उसके मुताबिक आप चलोगे, ठीक है। देन आपके पास परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन है, आप जावास्क्रिप्ट के जरिए परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं वो देखेंगे। देन सिमेंटिक यूआई है हमारे पास, एक फ्रेमवर्क है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम सिमेंटिक यूआई के जरिए एक एप्लीकेशन बनाएंगे जावास्क्रिप्ट पे। और एडवांस गूगल फायरबेस, इसके अंदर हम एडवांस गूगल फायरबेस, इसमें हम एक अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे फायरबेस पे। और फायरबेस क्या है, बेसिकली फायरबेस एक आपका डेटाबेस है जो कि गूगल का बना बनाया, हमें उसकी सिंपल जो है कोड जो है वो पुट करना है, और वहाँ से हम डेटा फेच कर रहे होंगे और रेंडर कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। अगर आपको अभी कोई चीज़ें समझ नहीं आती तो इंशाल्लाह ये कि आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें मैं आपको कोडिंग करवाऊंगा उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो घबराएगा नहीं। अगर यहाँ पे अगर कोई चीज़ पूछनी है तो मुझसे कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हैं। देन इसके अंदर भी मैं आपको 3 से 4 बड़े प्रोजेक्ट्स करवाऊंगा और वो अपने पोर्टफोलियो पे आप दिखा सकते हैं। देन आप मैं एक आपको प्रोजेक्ट दूंगा, जब मैं आपको 3 से 4 प्रोजेक्ट्स करवा दूंगा देन मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा और वो प्रोजेक्ट करके आप नेक्स्ट मॉड्यूल पे आ सकते हैं, सही है। तो मॉड्यूल 2 भी आपका जावास्क्रिप्ट 3 मंथ्स में इंशाल्लाह हमें क्लियर करना है, और वो मैं आपको इंशाल्लाह 3 मंथ्स में आपको मॉड्यूल 2 जो है करवा दूंगा। देन हमारे पास मॉड्यूल 3 है जो कि मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है, और इसके अंदर बेसिकली में हम पढ़ेंगे रिएक्ट इंजन। अच्छा, रिएक्ट इंजन यहाँ पे अंडर द हुड, इसका क्या मतलब है, रिएक्ट इंजन किस तरीके से काम करता है। आप रिएक्ट के अंदर अपना HTML का कोड लिखते हो, मतलब कि JSX आपकी एक जावास्क्रिप्ट है और जावास्क्रिप्ट की फाइल है, और उसके अंदर आप HTML का कोड इंसर्ट करते हो। तो रिएक्ट आपको बेसिकली छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना के दे रहा होता है जिसपे आप अपनी कंपोनेंट्स बनाते हो और उसको आप यूज करते हो। और रिएक्ट की अगर मैं बात करूँ तो रिएक्ट बेसिकली फेसबुक ने 2013 में बनाया था, और ये ओपन सोर्स है। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जो कि जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, और इसको आप इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट react.js और इंपोर्ट react DOM को, और उसके ज़रिए आप अपनी जो रिएक्ट की लाइब्रेरी इंपोर्ट करके आप अपने कंपोनेंट्स और स्टेट्स और प्रॉप्स क्रिएट करते हैं। देन इसके बाद हम रिएक्ट राउटर के बारे में पढ़ेंगे, एनिमेटेड वेबसाइट किस तरीके से बनती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और हमारे पास यहाँ पे एनिमेशन हैं। अच्छा, एनिमेशन रिएक्ट के अंदर बात करूँ तो आप इजीली अपनी वेबसाइट को एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। और देन हमारे पास सिमेंटिक यूआई रिएक्ट है जो कि आपका फ्रेमवर्क है। देन हम इसके अंदर 3 से 4 बड़े प्रोजेक्ट्स मैं आपको करवाऊंगा, और एट द एंड आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, वो आपको बना के दिखाना होगा। देन आप जो है मॉड्यूल 4 में जा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं जा सकते मॉड्यूल 4 में। अच्छा, मैं आपको JSX की एक बात बता रहा था, तो JSX के लिए मैं आपको यहाँ पे एक कुछ कोड दिखा देता हूँ कि बेसिकली JSX होता क्या है।
देखिए यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्ट की एक वेबसाइट है। अगर आप रिएक्ट पढ़ना चाहते हैं, सही है, तो आप यहाँ से गेट स्टार्टेड करके आप इनकी जो डॉक्यूमेंट है वो आप देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे JSX का कॉन्सेप्ट आता है कि आप इसके अंदर बिल्कुल बेसिक यहाँ पे HTML अगर आपको आती है तो आप यहाँ पे सिंपल HTML का कोड सिंपल दे दो, और यहाँ पे आपका जो डेटा है जैसे इन्होंने दिया हुआ props.name, ये आप डेटा अपना डायनेमिक कर सकते हो। रिएक्ट की ये खासियत है, इसके अंदर आप टर्नरी ऑपरेटर लगा के अपनी CSS के अंदर एनिमेशंस लेके आ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो इसके अंदर। तो रिएक्ट रीयूजेबल है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप जो है बेसिकली अपने जो रिएक्ट के अंदर आप छोटे कंपोनेंट्स बनाते हो और कंपोनेंट्स बनाने के बाद जो है आप उसको रीयूज़ करते हो। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इस एप्लीकेशन की बात करता हूँ जो कि एक वेदर ऐप है, इसके अंदर मेरे पास ये एक हेडर आ रहा है, सही। इस हेडर के अंदर हमारे पास कितने 2 इनपुट है और एक बटन है, ठीक है। 2 इनपुट्स आ रहे हैं हमारे पास और एक बटन है, और इन तीनों का अलग अलग कंपोनेंट होगा। और ये जो डेटा आ रहा है मेरे पास वेदर का, ये मैं फैच कर रहा हूँ API के जरिए। तो API के जरिए रिएक्ट पे आप जो है डेटा फैच कर सकते हो और अपना जो काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप रिएक्ट के बारे में कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे, और अगर कोई यहाँ तक क्वेश्चंस है तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म करते हैं। जी, मैं फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों सिखाऊंगा हारिस, और इसके अलावा मैं आपको सर्वर्स बनाना भी सिखाऊंगा, आपको क्लाउड भी बनाना सिखाऊंगा कि आप फायरबेस पे किस तरीके से अपने क्लाउड क्रिएट करते हो। देन इसके अलावा अमेजोन वेब सर्विसेज के बारे में बताऊंगा कि अमेजोन वेब सर्विसेज पे आप किस तरीके से अपना क्लाउड क्रिएट करते हैं। देन इसके बाद हम गिट एंड गिटहब के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके ज़रिए आप अपना कोड जो है अगर कोड आपका मतलब कि इरेज हो जाता है या कहीं डिलीट हो जाए तो आप गिटहब के ज़रिए अपना कोड वापसी लेके आ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें, और मैं आपको अपडेटेड कंटेंट पढ़ाऊंगा, ना कि आपको वो कंटेंट पढ़ाऊँ जो कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाए तो जा रहे हैं लेकिन कोई टीचर अच्छा नहीं है वहाँ पे। यार अगर आप बात करते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की, सही है, उनका मसला क्या है, वो आपको फीस टाइम पे लेंगे लेकिन आपको टाइम पे नहीं पढ़ाएंगे। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें। अगर आपको आगे जाके कामयाब होना है तो काइंडली मैं आपको यही बोलूँगा कि यार आप मेरे से ये जो नेक्स्ट सैटरडे संडे क्लासेस आ रही हैं, ये मुझसे आप डेमो क्लासेस लें, और उसके बाद आप खुद डिसाइड करें कि यार मुझे आगे पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं कि आप ऑनलाइन पढ़ो या ऑन साइड पढ़ो। मैंने तो आपको दोनों ऑप्शंस दिए हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं कंटिन्यू करना चाहते, तो इट्स डिपेंड ऑन यू। और मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि जो आपको मार्केट लेवल पे नहीं बताई जाती और जिससे आपका टाइम बचता है, और बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको इंशाल्लाह आगे जाके फ्यूचर में वो बहुत काम आएंगी। देन इसके बाद हमारे पास रिएक्ट के बाद हमारे पास जो है मॉड्यूल 4 है। अच्छा, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। मॉड्यूल 3 के बाद मैं रिएक्ट नेटिव स्टार्ट करवाऊँ, या मॉड्यूल 3 के बाद मैं नोड जेएस पे आ जाऊँ, ठीक है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन पे, कि किस तरीके की सिचुएशन होगी उस हिसाब से हम मॉड्यूल्स को कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, एडवांस रिएक्ट, पहले तो हमने बेसिक रिएक्ट पढ़ ली थी, सही है, रिडक्स पढ़ लिया था, रिएक्ट की लाइफ साइकिल पढ़ ली थी, कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे, एनिमेशंस के बारे में पढ़ लिया था, और रिएक्ट के अंदर कुछ अपने पैकेजेस होते हैं वो इंस्टॉल करके मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद तो ये आपकी रिएक्ट हो गई, बेसिक हो गई आपकी। देन हम मॉड्यूल 4 में एडवांस रिएक्ट के बारे में पढ़ेंगे, एडवांस रिएक्ट पे किस तरीके से काम किया जाता है। देन नोड जेएस के बारे में पढ़ेंगे जिस पे आप अपने सर्वर क्रिएट करते हो, अपने कस्टम लिंक्स क्रिएट करते हैं। और अमेजोन वेब सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे जिसके ऊपर आपका क्लाउड होता है, और क्लाउड बेसिकली ये होता है कि जिस पे आप अपना डेटा जो है अपना स्टोर करते हो। जैसे आप अपनी यूएसबी है या आपकी हार्ड डिस्क है, आप उसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं, तो उसी तरीके से आपके पास एक क्लाउड होता है जो कि इंटरनेट पे होता है। इंटरनेट पे अपने डेटा जो है आप वहाँ पे जाके स्टोर करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है डॉकर कंटेनर्स। अच्छा, डॉकर कंटेनर्स क्या है? डॉकर एक कंपनी है और कंटेनर्स वो प्रोवाइड करती है। अब कंटेनर्स से क्या मुराद है? सबसे पहले तो यार मसला आता है कि सर डॉकर कंटेनर तो सुना है हर जगह, लेकिन ये समझ नहीं आता कि डॉकर कंटेनर है क्या। देखिए, डॉकर कंटेनर कुछ भी नहीं है। डॉकर एक कंपनी है और कंटेनर्स वो प्रोवाइड करती है। जैसे एक जीमेल गूगल कंपनी है और जीमेल एक कंपनी है
और वो ईमेल आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, आप ईमेल कर सकते हो। इसी तरीके से डॉकर एक कंपनी है और वो आपको कंटेनर्स प्रोवाइड कर रही है। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये आपको एक वर्चुअल मशीन आप इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर पे और उसको एक स्पेस दे देते हो, जिस फॉर एग्जांपल मैंने एक लिनक्स का उबंटू इंस्टॉल किया है और मैंने उसको उबंटू एक वर्चुअल मशीन मैंने इंस्टॉल किया। वर्चुअल मशीन पहले होती क्या है, सही पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे मैक, अगर आप मैक इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैक का एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अगर आप लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिनक्स के बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अगर आप विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो विंडोज़ का एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि विंडोज़ 10 विंडोज़ 7 ये अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स है विंडोज़ इनकी। देन इसके बाद अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो एंड्रॉयड का एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन एक मतलब कि अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे जो कि लिनक्स होगी, और उसके ज़रिए हम डॉकर कंटेनर्स को एक स्पेसिफाइड रैम बता देंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 8 GB रैम लगी हुई है उसके पीसी पे, तो आप 4 GB रैम अपने जो है लिनक्स को दे दो, 4 GB रैम अपने कंप्यूटर को दे दो, तो वो शेयर हो जाती है। और उसके ज़रिए आप अपना जो भी डेटा है वो आप उसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद जो है वो डेटा अगर आपको किसी दूसरे कंप्यूटर में सेंड करना है तो आप वही वर्चुअल जो मशीन है वो आप शेयर कर देते हो दूसरी जो आपका जो दूसरा डेवलपर है, जो आपकी दूसरी टीम है, टेस्टिंग टीम, उसको आप अपना जो है वर्चुअल मशीन प्रोजेक्ट के साथ वर्चुअल मशीन भी आप उसके साथ शेयर कर देते हैं। और उसके अंदर पैकेजेस आ जाते हैं, वो सिंपल पैकेजेस इंस्टॉल करता है, वो उसके पास पैकेजेस पे आपकी जो वेबसाइट है वो रन होने लग जाती है। तो इसका मैं इसको समराइज करूं डॉकर कंटेनर्स को, डॉकर कंटेनर्स बेसिकली आपकी होस्टिंग के लिए काम आता है। आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह आपको अपना प्रोजेक्ट चलाना होता तो डॉकर कंटेनर बेस्ट है आपके लिए, और ये डेवऑप्स के लिए काम आता है, सही है। तो डेवऑप्स का ये एक टूल है। देन आपके पास प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस हैं, वेब ऐप जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन होती हैं और वो आप ऑफलाइन जो है आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में चला सकते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा टूल है आपके पास और मार्केट में लीड कर रहा है PWA के नाम से, प्रोग्रेसिव वेब एप्स। देन आप मॉड्यूल 4 में जो है अपनी वेब को सिक्योर किस तरीके से करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। देन आप MongoDB के बारे में पढ़ेंगे। MongoDB क्या है, आपका डेटाबेस है, और डेटाबेस जो है MongoDB हम इस्तेमाल करेंगे। देन आप जो है express.js के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपका Node.js का फ्रेमवर्क है। अच्छा, तो हम यहाँ उस फ्रेमवर्क को आप जो है यहाँ से Node.js पे आप अपना पैकेज इंस्टॉल करते हो और उसको इंपोर्ट करवाते हो। देन आप सेशंस एंड JWT के बारे में पढ़ेंगे, और देन आप अपनी एक प्रोजेक्ट में आपको तकरीबन इसके अंदर मॉड्यूल 4 में 3 से 4 आपको प्रोजेक्ट्स क्रिएट करवाऊंगा। देन वेब की सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे ताकि आपकी कोई वेबसाइट हैक नहीं कर ले, उसको किस तरीके से सिक्योर किया जाए, उसका डेटा किस तरीके से सिक्योर किया जाए। देन express.js एंड MongoDB। और हमारा जो डेटाबेस होगा, अगर हम एक्सटर्नल की बात करें, जो हमारा डेटाबेस होगा वो होगा NoSQL, जो कि MongoDB संभालेगा, सही है। और उसके लिए हमें चाहिए होगा express.js जो कि Node.js का फ्रेमवर्क है। देन सेशंस एंड JWT के बारे में पढ़ेंगे। देन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, आप अपनी वेबसाइट को किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो और उसकी किस तरीके से परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हो। देन लास्ट में उसकी टेस्टिंग करेंगे। आपकी जो वेब एप्लीकेशन होगी जब आप बिल्ड कर लोगे तो उसकी लास्ट में टेस्टिंग की जाती है, तो कहीं पे बग तो नहीं है, कहीं पे एरर तो नहीं है, उसको देखा जाएगा। देन लास्ट में हमारे पास क्रिएट एन ऐप विथ फुल स्टैक। आप एक फुल स्टैक मतलब कि अपनी वेब क्रिएट करोगे और उसको फिर इंटरनेट पे लॉन्च करेंगे, और लास्ट में फिर आपको मॉड्यूल 4 पे आपको अपना एक प्रोजेक्ट सबमिट करवाना होगा जो हम आपको असाइन करेंगे। तो वो प्रोजेक्ट जब तक आप सबमिट नहीं कराओगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, सही है। देन इसके बाद हमारे पास मॉड्यूल 5 है। मॉड्यूल 5 में अपनी मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे यूजिंग रिएक्ट नेटिव। अच्छा, मैं रिएक्ट नेटिव सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूं कि रिएक्ट नेटिव वेबसाइट मैं आपको पहले दिखा देता हूं। तो उसके अंदर थोड़ा सा अच्छा कंटेंट लिखा हुआ ताकि आपको समझ आ जाए कि बेसिकली जो रिएक्ट नेटिव है वो क्या है। तो बहुत से बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे थे कि सर ये रिएक्ट नेटिव के बारे में बता दें। तो देखिए, मैं आपको रिएक्ट नेटिव के बारे में बता रहा हूँ कि रिएक्ट नेटिव है क्या। रिएक्ट नेटिव एक फ्रेमवर्क है
सही है बेसिकली। और रिएक्ट क्या है, आपकी लाइब्रेरी है। रिएक्ट नेटिव देखें फ्रेमवर्क है, और रिएक्ट आपकी एक लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। और यहाँ पे आप मतलब कि नेटिव ऐप्स बना सकते हैं जो कि सपोर्ट करेगी आपकी एंड्रॉयड प्लस iOS दोनों को सपोर्ट करेगी। तो इसका ये बेनिफिट है। तो क्रिएट नेटिव ऐप्स फॉर एंड्रॉयड एंड iOS यूजिंग रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव, ठीक है। तो रिएक्ट नेटिव के ज़रिए हम अपनी iOS और जो है एंड्रॉयड की मोबाइल एप्लीकेशन है वो क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम कोड जो है एक दफ़ा करेंगे। हम एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो, फिर जावा, फिर कोटलिन, फिर एक्सएमएल, इतनी सारी लैंग्वेजेस सीखेंगे। ना कि हम रिएक्ट नेटिव पे ही एक दफ़ा एप्लीकेशन बनाएं और एप्पल स्टोर पे भी अपलोड करें और गूगल प्ले पर भी हम अपनी एप्लीकेशन को अपलोड करें। तो ये रिएक्ट नेटिव का फ्यूचर बहुत ब्राइट है आगे जाके। मुझे नहीं लगता कि आगे जाके एंड्रॉयड, जावा या कोटलिन आगे जाके कामयाब हो सकती है, क्योंकि अभी फ्लटर भी आ गया है। देन इसके बाद रिएक्ट नेटिव क्योंकि लीड कर रही है, और फ्लटर अभी बीटा वर्जन आया है, तो इसी वजह से अभी फ्लटर इतनी ज़्यादा लीड नहीं कर रही। तो फ्लटर भी एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए आप नेटिव ऐप्स बना सकते हैं, और एंड्रॉयड प्लस iOS दोनों को सपोर्ट करती है वो भी। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप रिएक्ट नेटिव पे जाएं, और रिएक्ट नेटिव की डिमांड भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपके पास इन्होंने कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है कि नेटिव डेवलपमेंट फॉर एवरीवन, और यहाँ पे इन्होंने सीमलेस क्रॉस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया हुआ है कि आप इस तरीके से आप काम कर सकते हो। देन इसके बाद यहाँ पे अगर नीचे आते हैं तो इन्होंने कुछ वीडियोस वगैरह भी दिए हुए हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ रिएक्ट नेटिव की, जो कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस बनी हुई, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, एडसेंस हो गया, स्काइप हो गया, ओबर ईट्स हो गया, विक्स हो गया, और मज़ीद एप्लीकेशंस हैं भरी पड़ी हुई हैं जो कि रिएक्ट नेटिव पर बन रही है। और जो नहीं बनी वो रिएक्ट नेटिव पे अपने आप को कन्वर्ट कर रही हैं, क्योंकि रिएक्ट नेटिव आगे जाके इसका फ्यूचर ब्राइट है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अभी क्योंकि रिएक्ट नेटिव हॉट है, तो आप मैं इसी को रिकमेंड करूँगा, ना कि आप फ्लटर सीखें। क्योंकि आपने रिएक्ट सीख ली, नोड जेएस सीख ली, तो रिएक्ट नेटिव सीखना आपके लिए आसान हो जाएगी। क्योंकि रिएक्ट आगे तो रिएक्ट नेटिव कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, तो उसी से मिलती जुलती है। तो ये है कि रिएक्ट नेटिव आपको आ जाएगी देन। तो रिएक्ट नेटिव का ये कॉन्सेप्ट था। चल अपनी स्लाइड पे आते हैं। इसमें हम बेसिक्स ऑफ रिएक्ट नेटिव, देन उसके बाद एडवांस देखेंगे, देन इंस्टॉल एंड अप्लाई थर्ड पार्टी ऐप्स, और इसके अलावा जो है हम बेसिकली यहाँ पे रिडेक्स के इस्तेमाल करते हुए अपना यूआई बनाएंगे। इसकी भी लाइफ साइकिल होती है बेसिकली। और रिस्ट्रिक्टिंग राउट्स के बारे में देखेंगे, सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन के बारे में भी देखेंगे, और एक मतलब के एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि मतलब कि जो आप अपने पोर्टफोलियो पे दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस एप्लीकेशन की, ये मैंने एक व्हाट्सएप का क्लोन बनाया हुआ है, और ये रिएक्ट नेटिव पे बनाया है बेसिकली, जो कि एंड्रॉयड प्लस iOS दोनों को ही सपोर्ट करेगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि अभी सिंपल मैंने आपको कोर्स के बारे में बताया है। तो कोर्स के बारे में बताया, अब इसको डीप में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, और एक्सप्लेन करने के बाद फिर आप जो है देन जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी फ्रॉम 19 सितंबर जो कि सैटरडे है, तो उसमें मैं आपको कोडिंग के बारे में बताऊंगा, एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। और जो हमारी 2 डेमो क्लासेस है सैटरडे एंड संडे, वो आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए मतलब कि बोनस पॉइंट है कि आपके पास ऑनलाइन लेक्चर्स भी होंगे, और अगर जो ऑन साइट है तो वो ऑन साइट ही मतलब कि उनके पास जो फिज़िकल क्लासेस ले रहे हैं तो उनके पास फिर लेक्चर की जो है अपॉर्चुनिटी नहीं होगी ऑनलाइन की। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपके पास लेक्चर्स मौजूद होंगे। सही। तो आई होप कि यहाँ तक आपको आपके कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे। और इसके बाद हमारे पास बेसिकली जो सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड करेंगे वो होगी टीटीबी सिंध की, ठीक है, जो कि एफसी कंप्यूटर कॉलेजिएट आपको प्रोवाइड करेगा। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं आफ्टर द कोर्स, एफसी गिव्स यू इंटर्नशिप एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टू बिकम अ प्रोफेशनल। मतलब कि आपको
एक इंटर्नशिप दे दी जाएगी या जॉब दे दी जाएगी जिस पे आपको प्रोजेक्ट्स दे दिए जाएंगे और वो आप प्रोजेक्ट्स करके अपने आप को प्रोफेशनल कर सकते हैं, अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, इलॉन मस्क की। और इस बंदे को कौन नहीं जानता। अगर मैं इसकी स्टोरी की बात करता हूँ तो इलॉन मस्क इज़ द फाउंडर ऑफ स्पेस एक्स, जो कि अभी मतलब कि अगर मैं इनकी अगर आपको मैं स्टोरी सुनाऊँ तो आप खुद बोलेंगे कि यार ये अगर बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैं इसकी स्टोरी सुनाता हूँ, देन इस पे इसका ओवरव्यू देखते हैं कि बंदा है क्या। देन पहले मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। सही, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, तो काइंडली फोकस करिएगा। सही है, तो देखें, इलॉन मस्क जो था बेसिकली वो पहले जर्मनी गए। उनको मतलब कि इन्होंने वहाँ पे रॉकेट बनाने के लिए इन्होंने फंडिंग के लिए उनको बोला कि मुझे रॉकेट बनाना है और आप मुझे फंडिंग दें, तो उन्होंने मना कर दिया। देन उसके बाद ये आ गए यूएस में आने के बाद जो है इन्होंने बोला कि यार मैं अपने नेशन के लिए क्यों नहीं कर सकता, अपने मुल्क के लिए क्यों नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने नासा से कॉन्ट्रैक्ट किया, कुछ फंड्स मिले, इनके पास कुछ अपने पैसे थे, शेयर्स थे, वो इन्होंने इन्वेस्ट किया, अपनी टीम बनाई। हालांकि इस बंदे को रॉकेट बनाना नहीं आता था, लेकिन इसके अंदर एक जज्बा था कि यार मैं ये कर सकता हूँ। इसके अंदर एक मतलब कि इन्होंने एक ठान ली थी कि यार मुझे ये चीज़ करनी है। ठीक है, तो यही चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए कि यार अगर जो मैं सिखा रहा हूँ आपको अभी नहीं आती सही, लेकिन आप आगे जाके सीखोगे तो आगे जाके जैसे मैं आपको सिखाऊंगा चीज़ें, आगे जाके आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, देन आप अपनी प्रोडक्ट क्रिएट करोगे और इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि वो $1 मिलियन की आपकी प्रोडक्ट होगी। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इन्होंने अपने सारे शेयर्स, फंड्स जो भी इनको मिले थे, इन्होंने वो सारे पैसे एक रॉकेट बनाने में लगा दिए। और इन्होंने किताबें पढ़ पढ़ के एक रॉकेट क्रिएट किया, बनाया, और बनाने के बाद जब वो लॉन्च किया तो वो ब्लास्ट हो गया। इनके जितने भी पैसे थे, शेयर से, सब जो है बर्बाद हो गए। देन उसके बाद फिर इन्होंने उसके बाद हार नहीं मानी। देन दोबारा मतलब कि इन्होंने फंड्स वगैरह इकट्ठा किया और जो भी इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी वो सेल करके इन्होंने दूसरे रॉकेट के लिए पैसे लगाए। देन इनका एक मकसद था कि यार रॉकेट को रीयूजेबल बनाना, मतलब कि रॉकेट मार्स पे तो जाता था लेकिन वो वापसी नहीं आता था। तो ये इनका एक मकसद था कि यार रॉकेट को रीयूजेबल बनाना, और इस मकसद को लेते हुए इन्होंने आगे मतलब कि इन्होंने हार नहीं मानी, दोबारा दूसरा अटैम्प्ट लॉन्च किया और बहुत ही जल्द उन्होंने दूसरा अटैम्प्ट लॉन्च किया और वो भी मार्स पे गया लेकिन वापसी नहीं आया। तो वो भी इनकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया चले गई, बेकार हो गई इनकी इन्वेस्टमेंट। देन उसके बाद इन्होंने थर्ड अटैम्प्ट किया। अब नासा से भी इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। देन इन्होंने हार नहीं मानी और इन्होंने थर्ड अटैम्प्ट भी मतलब कि बहुत जल्द इन्होंने लॉन्च किया और थर्ड अटैम्प्ट लॉन्च किया। देन उसके बाद वो भी मार्स पे गया, देन वापसी नहीं आया। देन मतलब कि उसके बाद न्यूज़ चैनल्स में ये मतलब कि बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए कि इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह लॉस कर दी। और जो है मतलब कि इसको एक फेलियर के नाम से जाना जाता था कि ये एक बंदा जो है ये फेलियर है, लेकिन ये बंदा बोलता था कि फेलियर इज़ एन ऑप्शन। सही है, फेलियर इज़ एन ऑप्शन। तो ये मेरे साथ रिपीट करिएगा कि फेलियर इज़ एन ऑप्शन। तो कुछ लोग होते हैं कि यार कुछ लोग बोलते हैं कि यार फेल हो गया तो बस आगे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं इनके कॉन्सेप्ट से लेके चलूँ तो फेलियर इज़ एन ऑप्शन। तो मेरा भी यही कॉन्सेप्ट है कि यार फेलियर इज़ एन ऑप्शन। सही है, अगर आप फेल होते हैं तो आप फेल इस वजह से होते हैं कि आपने वो चीज़ सही से नहीं की, आपको दूसरा अटैम्प्ट करना चाहिए और वो दूसरा अटैम्प्ट आप उससे बेहतर करोगे और इंशाल्लाह उसमें कामयाबी आपको हासिल होगी। अगर उसमें भी नहीं होती तो आप तीसरा अटैम्प्ट करो, तीसरे अटैम्प्ट में आपको कामयाबी हासिल होगी। लेकिन हार नहीं माननी, आपको एक ज़िद पकड़नी है कि यार मुझे आगे जाके कामयाब होना है, तो वो चीज़ आपको करनी है। सही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आगे जाके अगर आपको कामयाब होना है तभी मैं इतनी सारी आपको मोटिवेशनल स्टोरीज़ बता रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है मोटिवेशनल स्टोरीज़ का, मैं अपना कोर्स स्टार्ट करूँ, लेकिन मुझे बताना लाजमी है ताकि आपके अंदर एक जज्बा हो कि मुझे आगे जाना है, मुझे अपना फ्यूचर ब्राइट करना है, अपने माँ बाप को सपोर्ट करना है, पेरेंट्स को सपोर्ट करना है।
एक नाम बनाना है मार्केट में, तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से होंगी, ये जब आप मेहनत करोगे, अगर मेहनत नहीं करोगे तो आप आगे किस तरीके से कामयाब होगे। ये बंदा तीसरी अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है। देन अब वो चौथा जो है वो लॉन्च करते हैं अपना रॉकेट, और इतनी मतलब कि बेइज्जती के बाद ये चौथा अटेम्प्ट अपना लॉन्च करते हैं और वो चले आता है मार्स पर, और वो वापसी भी आ जाता है। और एट दैट टाइम नासा इनको कॉन्ट्रैक्ट देता है कि यार आप आओ हमारे साथ, और कॉन्ट्रैक्ट पे ये साइन करते हैं। देन वहाँ से इनकी लाइफ स्टार्ट होती है, और वहाँ से इनका स्पेस एक्स का जो सपना था वो कामयाब होता है। देन इन्होंने फिर टेस्ला मोटर्स पे भी हाथ डाला, जो कि आज जानी मानी गाड़ियाँ कहलाई जाती हैं। देन ये सोलर सिटी के चेयरमैन भी हैं एंड को फाउंडर ऑफ पेपाल। अब पेपाल की भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इन्होंने एक कंपनी खोली थी पेपाल, और उसमें ये सीन हुआ था कि इनके जो बिजनेस पार्टनर हैं उन्होंने एट दैट टाइम जब इन्होंने पेपाल कंपनी खोली थी, इनकी शादी हुई थी, और ये फिर ये हनीमून में गए हुए थे घूमने, और वहाँ पे फिर इनके जो पार्टनर हैं उन्होंने इनको धोखा देके अपनी कंपनी से अलग कर दिया। लेकिन इनका शेयर 50% का शेयर था, तो जो इनको अमाउंट मिली थी वो इन्होंने स्पेस एक्स में वहाँ पे इन्वेस्ट कर दी। तो ये चाहते तो ये आराम से बैठ के खा सकते थे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इनका एक ही कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ नहीं हो सकती वो करनी है। इनका एक ही प्रॉब्लम होता था कि यार प्रॉब्लम तो है, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना प्रॉब्लम है। इनका ये मानना होता था। अगर ये चीज़ आप एक्सेप्ट कर ले कि यार प्रॉब्लम तो है, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मानना प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ आप इनके कॉन्सेप्ट से लेके चले ना, तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। आपको आगे जाना है, आपको हर किसी को बीट करना है, तो मैं यही बोलूँगा कि यार प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आगे नहीं जा सकते। एक दफ़ा नहीं होता, दूसरी दफ़ा करो, तीसरी दफ़ा नहीं होता, चौथी दफ़ा करो, क्योंकि एरर्स आएंगे, बग्स आएंगे, आपको हार नहीं माननी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हार मानेंगे तो फिर ऑप्शन नहीं है, सही है, तो फिर आप जा सकते हैं। तो अगर हार मान ली तो फिर आप जा सकते हैं। तो मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं बोलूँगा। देन उसके बाद मैं आगे आता हूँ। देन हमारे पास ये लास्ट स्लाइड है। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। अच्छा, यहाँ पे मैं एक अनाउंसमेंट करता चलूँ कि नेक्स्ट क्लास जो होंगी हमारी सैटरडे एंड संडे में, आपको टाइमिंग ऑनलाइन की और ऑन साइट की दोनों की टाइम्स मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा कि किस टाइम पर क्लासेस होंगी। और एक बैच की फॉर एग्जांपल मॉड्यूल 1 की जो क्लास है 2 घंटे की होगी, और ऑन साइट की क्लासेस की मैं टाइम और ऑनलाइन की टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, और मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 की दोनों की। और देन उसके बाद जो है ये जो क्लासेज हैं ये डेमो क्लासेज होंगी सैटरडे संडे, तो इसकी कोई अभी रजिस्ट्रेशन नहीं है। देन उसके बाद अगर आपको समझ आता है तो आप देन उसके बाद रजिस्टर करवाएं, अदरवाइज फिर आप जा सकते हैं, ठीक है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप जो है काइंडली पहले वो 2 क्लासेस अटेंड करें। अभी ना ही मैं आपसे फ़ीस का बोल रहा हूँ, ना ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप रजिस्टर करें। मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ कि आप सिंपल 2 क्लासेस जो सैटरडे संडे की हैं वो आके मेरी अटेंड करें। अगर आप ऑन साइड आना चाहते हैं तो ऑन साइड आके अटेंड करें, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन आकर अटेंड करें। तो मैं दोनों में आपको वही सपोर्ट करूँगा। क्वेश्चंस पूछने में ना आप मतलब कि घबराइएगा नहीं। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो अगर मैं आपको जैसे फॉर एग्जांपल लाइव चैट पे रिप्लाई नहीं दे पाता तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें। मैं तो व्हाट्सएप पे जैसे ही फ्री होके मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा। तो टेंशन नहीं लेनी, सही। तो मैं आपको हर तरीके से सपोर्ट करूँगा। अगर नहीं आता समझ तो मैं लाइव आके स्काइप पे आके आपको समझा दूंगा, यार मैं टीम वीवर पे आके आपको समझा दूंगा। तो टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, सही है। आगे जाके आपको फ्यूचर ब्राइट करना है। तो इसी वजह से मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जितने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं पूछें, मैं आपको आंसर दूंगा। और दूसरी बात ये कि प्रैक्टिस करनी है, और असाइनमेंट्स टाइम पे करने, क्लासेस टाइम पे लेनी है। और ये ओरिएंटेशन क्लास को जितना आप अच्छे से समझ सकते हैं समझें कोर्स के बारे में। और इसके अलावा अगर आपके ओरिएंटेशन क्लासेस से रिलेटेड या आप जो है मतलब कि जो ऑन साइट क्लासेस होंगी या ऑनलाइन क्लासेस होंगी उससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछें, मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात कि ये मैंने सिंपल आपको एक ओवरव्यू दिया था कोर्स का। अब हम जो सैटरडे को क्लास में जो लूँगा मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 की, उसमें मैं आपको
कंटेंट मतलब कि डीप कंटेंट बताऊंगा, कि डिटेल कंटेंट, उसमें एक एक चीज़ बताऊंगा कि हम फॉर एग्जांपल मॉड्यूल 1 में क्या पढ़ेंगे, देन मैं उसके बाद कोड करवाऊंगा, देन उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें, और इसी तरीके से मॉड्यूल 2 में जैसे हमारा जावा स्क्रिप्ट है, तो जावा स्क्रिप्ट का मैं एक डिटेल कंटेंट में आपको बताऊंगा कि हम 3 मंथ्स में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, और हमारे वीक के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम उस हिसाब से लेके चलेंगे। और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर आप मतलब कि चैट पे नहीं पूछना चाहते तो मुझसे मुझे कॉल कर लें व्हाट्सएप पे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये वीक 19 सितंबर से, ये जो हमारा 19 सितंबर से जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो काइंडली वो अटेंड कर लीजिएगा। मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काइंडली वो अटेंड कर लीजिएगा। देन उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि आपको ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ा सा मसला आ गया था कि लाइव स्ट्रीमिंग हमारी नहीं हो पाई, लेकिन इंशाल्लाह ये है कि हमारी नेक्स्ट वीक आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और इंशाल्लाह ये है कि हम टाइम पर 8 बजे जो है अपनी लाइव स्ट्रीमिंग मतलब कि कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको टाइम जो है बता दूंगा कि किस टाइम पर आपकी क्लासेस होंगी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और अगर इंटरेस्ट हो तो नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होती है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।